अच्छा, ये ना साथ साथ काम करना, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होगा कि बाद में हम इसकी कोई प्रैक्टिस कर सके, तो जो साथ साथ कॉन्सेप्ट किसी भी अगर कोई मसला आता है ना, तो वो साथ क्लियर करना। और स्पेशली जिसका किसी भी वजह से कोई पेपर रह गया है और उसने अब साथ पेपर देना है, उसके लिए और ज्यादा जरूरी है कि वो ये ना कहे कि पहले मैं वो पेपर, अगर उसने पेपर कैफ के देने हैं और साथ उसको कंटिन्यू कर रहा, वो 1 या 1.5 या 2 घंटे अपने एक्स्ट्रा अपने पिछले पेपर को दे और साथ साथ ये काम पेंडिंग ना करे, और एट लीस्ट प्रैक्टिस थोड़ी कम हो जाए उसकी खैर है, बट जो कॉन्सेप्ट है वो कोई पेंडिंग ना हो। कॉन्सेप्ट से मुराद है जो चीज आपको सिखाई जा रही है, अगर वो आपको नहीं समझ लग रही, मतलब ये पेंडिंग है। अगर उसकी बात की समझ लग गई है, जैसे अभी हमने सीखा कि कौन कौन सी वैल्यूज कॉस्ट में ऐड होनी है और कौन सी इग्नोर होनी है, एक ये कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है हमारा। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने सीखने जा रहे हैं किसी भी साल की डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करनी है, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है, और आज मैंने आपको सिखाना है लेजर्स कैसे बनाने। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि हर क्वेश्चन में हमें पता होनी चाहिए, उसके बाद चीजें ऐड होंगी, कॉन्सेप्ट ऐड होंगे। तो एक क्वेश्चन लिखें, बैलेंस ऑफ, जब जरूरत पड़ेगी तो करो, अभी तो बुक से हमने पढ़ना शुरू ही नहीं किया। बैलेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन at 1/7/2023 rupees 700,000. Balance of accumulated depreciation rupees 310,000. उसके बाद न्यू मशीन purchased at 1/4/2024 rupees 200,000. A machine sold at 1/10/2024 for rupees 150,000, which was purchased at 1/1/2021 for rupees 240,000. Another machine purchased at 1/1/25 for rupees 300,000. Rate of depreciation 10% straight line method. Year end 30th June each year. 30th June each year. पहले जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, इसका मतलब क्या है। जो आपके पास 1/7/23 को बैलेंस अवेलेबल है, इसका मतलब है ये हमारे पास ब्रॉड ऑन। हमारा जो साल है जुलाई से शुरू हो रहा है, जून तक जा रहा है। फिर आपने कुछ एसेट्स पहले पिछले साल खरीदे और कुछ एसेट्स अगले साल, और एक एसेट आपने बेचा भी।
ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, हर साल देखना है एसेट्स की खरीदो फरोख्त देखनी है और उसकी डेप्रिसिएशन लेनी। तो सबसे पहले हमारा साल कहां से कहां तक होगा, 1 जुलाई 23 से लेके 30 जून 2024 तक, यही हमारा साल बन रहा है ना। तो हमने सबसे पहले देखना है कि जो हमारा साल बन रहा है वो तकरीबन ये है, एक साल। जो अगला है, अगली इंफॉर्मेशन है वो अगले साल की है, क्योंकि जून 2024 तक एक साल बनता है और उसके बाद अगला साल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अपना काम शुरू कर दें। पहले आपने जर्नल एंट्रीज पास करना चाहते हो, लेजर्स बनाना चाहते हो या डेप्रिसिएशन की वर्किंग करना चाहते हो, सबके लिए तरीकाकार एक ही है। अब पेपर में सबसे पहले यह देखा जाएगा कि उसने पूछा क्या है। उसने जर्नल एंट्री पूछी है तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना देंगे, लेजर्स पूछे हैं तो लेजर्स का फॉर्मेट बना देंगे। तो सबसे पहले हम वर्किंग कर लेते हैं। वर्किंग नंबर 1, डेप्रिसिएशन फॉर 30th जून 2024। इस साल की डेप्रिसिएशन लेने के लिए हमने क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है। पहला स्टेप, ब्रॉड डाउन माइनस डिस्पोजल अगर है तो, फिर डिस्पोजल और एडिशन। तो बताएं जून 2024 तक आप अपना सवाल पढ़ें, क्या कोई एसेट बेचा भी है या नहीं। जून 2024 तक कोई एसेट बेचा है या नहीं, नहीं बेचा। तो इसका मतलब है 1/7/24/23 ब्रॉड डाउन की डेप्रिसिएशन लेंगे तो ब्रॉड डाउन माइनस डिस्पोजल करने की जरूरत। आपके पास कितना ब्रॉड डाउन है, 7 लाख मल्टीप्लाई 10% जो रेट होगा इज इक्वल टू 70,000। फिर उसके बाद 1/4/24 एडिशन। कितने का एडिशन किया आपने, 2 लाख का। 200,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 3/12। इस बात का खास ख्याल रखना है कि टाइम कितना है, ईयर एंड कितना है, कितना 5,000। हमारे पास डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ डन। मैं आपको पूरे एक साल की अकाउंटिंग पहले फाइनलाइज करवाता हूं। अब इसकी अगर जर्नल एंट्रीज पास करना है तो कैसे पास करेंगे, ब्रॉड डाउन की तो एंट्री होगी नहीं, एसेट खरीदने की एंट्री पास करेंगे और डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करेंगे, क्योंकि इस साल एसेट बेचा भी नहीं है। तो अगर वो जर्नल एंट्री पूछता तो हम जर्नल एंट्री कुछ इस अंदाज में लिखकर आ जाते, डेट पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। तो हमारे पास एक एंट्री पास होगी 1/4/24 मशीन डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट 2 लाख से। फिर 30th जून 24 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation credit 75,000। ये आपकी जर्नल एंट्रीज है एसेट खरीदने की और डेप्रिसिएशन की। एसेट बेचेंगे तो उसकी भी एंट्रीज, 4 एंट्रीज पास करते हैं या 1 एंट्री पास करते हैं, दोनों पता होना जरूरी है। हो गया क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर इसके लेजर्स बनाने हो तो क्या करते, इसमें किस किस का लेजर्स कंपल्सरी है भला। ज्यादातर लेजर्स बनाए जाते हैं एक I16 से रिलेटेड, एक एसेट का, एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का और एक डिस्पोजल का। 3 लेजर्स बेसिक है
बाकी अगर वो किसी का लेजर कहेगा तो बना देंगे, वरना नहीं बनाएंगे। अगर वो किसी और का लेजर कहेगा तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तो जो बेसिक लेजर जो हर हाल में अगर वो कहता है ना रेलिवेंट लेजर्स बनाओ, तो फिर कौन कौन सा लेजर बनाएंगे? सबसे पहला लेजर मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट को आप कॉस्ट अकाउंट भी लिख सकते हैं। डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, ये सब तब लिखते हैं जब उसने पूछा हो कि मुझे फाइंड करके दे। अब सबसे पहले मशीन अकाउंट का ब्रॉड ऑन लिखा जाएगा, और ब्रॉड ऑन के साइड पर लिखा जाता है नेचर के हिसाब से। अगर ये एसेट है तो डेबिट साइड पर, लायबिलिटी है तो क्रेडिट। तो ये एसेट है 1723 को ब्रॉड ऑन हम लिखेंगे जितना भी होगा। फिर उसके बाद अगर एसेट खरीदेंगे तो डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट। क्योंकि एसेट खरीदेंगे तो एसेट आएगा, एसेट बेचेंगे तो एसेट जाएगा। तो एसेट खरीदेंगे तो डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट। तो अगर हम ब्रॉड ऑन कितना है हमारा 7, इस साल में जितने एसेट खरीदे हैं डेबिट साइड पर लिख दो, जितने बेचे हैं क्रेडिट साइड पर लिख। 1424 को एक एसेट हमने खरीदा, तो मशीन आपने डेबिट की थी, बैंक क्रेडिट किया था, तो मशीन डेबिट हो जाएगी बैंक के नाम से 2 लाख। चाहे आप एंट्रीज को देखकर एंट्री लिख दें या डायरेक्ट लिख दें, क्योंकि अगर एंट्रीज को देखकर लिखेंगे ना तो हमारा टाइम जाया होगा। हमें डायरेक्ट पता होना चाहिए मशीन का लेजर बना रहे हैं, मशीन डेबिट होगी तो डेबिट साइड पर लिखेंगे, क्रेडिट होगी तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। ये साल खत्म हो गया तो हम क्या लिखेंगे 9 लाख, दोनों साइड पर सेम टोटल 9 लाख, और 30 जून 24 कैरी डाउन कितना आ जाएगा 9 लाख। ये मशीन का लेजर कंप्लीट हो गया। उसके बाद लेजर बनेगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मशीन के लेजर में क्या किया, पहले ब्रॉड ऑन लिखना है अगर है तो, फिर एसेट आएंगे डेबिट साइड पर, जाएंगे क्रेडिट साइड। उसके बाद अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर बनाते हैं। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हो। बिल्कुल बाकी फॉर्मेलिटी सारी वही, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट। सबसे पहले इसका भी ब्रॉड ऑन है वो भी लिखेंगे, और ये है काउंटर एसेट। क्या है ये काउंटर एसेट, तो काउंट इसका ब्रॉड ऑन किस साइड पर है, डेबिट साइड पर या क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि इसने एसेट को कम करना होता है। 1723 ब्रॉड ऑन 3 लाख। अब अगर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट होगी तो डेबिट साइड पर लिखेंगे, क्रेडिट होगी तो क्रेडिट साइड पर। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की लाइफ मैक्सिमम 3 या 4 एंट्रीज के अंदर खत्म हो जाती है। एक डेप्रिसिएशन की एंट्री में ये आ रहा होता है, और एक जब इसको एसेट को बेचे तब भी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रहा होता है। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास करते हैं, डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो क्रेडिट साइड पर आएगा डेप्रिसिएशन के नाम से। जो हर साल की डेप्रिसिएशन है उसमें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट हो रहा होता है, किस नाम से, डेप्रिसिएशन के नाम से।
और जब हम एसेट बेचते हैं ना, जो एसेट बेच दो उसकी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन में, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डिस्पोजल। पता है ना इसका? एक एंट्री है ये भी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, डिस्पोजल। तो जो एसेट बेचोगे उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी डेबिट होगी, तो डेबिट साइड पर लिखेंगे। किस नाम से लिखेंगे? डिस्पोजल के नाम से। वो अगले साल डिस्पोजल है तब देख लेते हैं, अभी हम इस साल को देखते हैं। 30 जून 24 को डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कितनी आई थी? 75,000। और उसकी आपने एंट्री क्या पास की थी? डेप्रिसिएशन डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट कर दो डेप्रिसिएशन के नाम से, और रेफरेंस भी दो कि कहां पर वैल्यू पड़ी हुई है। वर्किंग नंबर 1 75,000। ये भी कंप्लीट हो गया। 385,000, 385,000, 30th जून 24 कैरी डाउन आ गया 385,000। ये आपके पास लेजर्स बन गया दोनों। और एक लेजर्स कौन सा मैंने कहा था? डिस्पोजल का। डिस्पोजल है ही नहीं। ये इसके बेसिक या रेलिवेंट लेजर्स है। ये एक साल का लेजर कंप्लीट हो गया हमारे 2000। हमने उसकी डेप्रिसिएशन भी फाइंड कर ली, हमने उसकी एंट्रीज भी पास की, हमने उसके लेजर्स भी बनाए, बट पेपर में सब कुछ नहीं आता, कोई एक चीज फाइंड करनी है। उसके बाद हम चलते हैं अब अगले साल। अगले साल मूव करने के लिए तरीका सीखें पहले, वहां से आगे मूव कर जाना। ये नहीं कि उसके लिए अलग से लेजर्स बनाने, उसी लेजर्स को कंटिन्यू करना है। दो अलग एसेट्स होंगे, उनके लेजर्स अलग बनेंगे, बट 2 साल होंगे तो लेजर्स अलग अलग नहीं बनाएंगे। जो पिछले साल का कैरी डाउन है वो अगले साल का ब्रॉ डाउन है। जो पिछले साल का कैरी डाउन है वो अगले साल का 1724 ब्रॉ डाउन 900,000। अब वही एसेट खरीदेगे तो डेबिट, बेचोगे तो क्रेडिट। खरीदोगे तो डेबिट। अब बताओ अगले साल कोई एसेट खरीदा है? अपने सवाल पे जाओ, अपने अपने सवाल पे जाओ। कोई एसेट खरीदा है? कितने का खरीदा है? 3 लाख का। कब खरीदा है? 1/1/25, क्योंकि वो इस साल के अंदर आता है। जून 25 तक हमारा साल है। बैंक 3 लाख। क्या कोई एसेट बेचा भी है? अगर बेचा है तो उसकी एंट्री होती है डिस्पोजल टू पीपीई। क्या एंट्री होती है? डिस्पोजल टू। तो किस डेट को बेचा है? 1/10/20 डिस्पोजल के नाम से आएगा, और उसकी कॉस्ट आएगी, क्योंकि इसके अंदर सारा क्या लिखा जा रहा है? कॉस्ट। एसेट खरीदेंगे तो कॉस्ट पे, बेचेंगे भी तो कॉस्ट निकालेंगे उसमें से। तो कितनी कॉस्ट थी? 2,40,000। ये अगले साल का एसेट का अकाउंट बन गया। क्लोज कर देंगे। 12 लाख। इधर भी कितना लिखेंगे? 12 लाख। जून 25 कैरी डाउन कितना आ गया आपके पास? 9,60,000। मशीन का लेजर पूरा हो गया पिछले दोनों सालों का। उसका तरीकाकार देख ले कि किस तरह से हमने अगले साल मूव करना। पिछले साल के कैरी डाउन को अगले साल का ब्रॉ डाउन बनाएंगे, और एसेट खरीदेंगे तो डेबिट, बेचेंगे तो। ठीक होगी बात? आगे चले फिर।
की डेप्रिसिएशन फाइंड कर लें, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें चाहिए हर जगह, एंट्रीज में भी चाहिए। हाँ जी, पहले फाइंड कर लेते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। वर्किंग नंबर 2, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 30 जून 2025। हाँ जी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर फाइंड करने का फॉर्मेट क्या होता है दाऊद? सबसे पहला स्टेप क्या है? ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल अगर है तो, फिर डिस्पोजल को डेप्रिशिएट कर दे साथ ही, और एंड पे देखे एडिशन। और ये जरूरी नहीं कि एक ही डिस्पोजल हो, जितने मर्जी डिस्पोजल हो। तो 111724 ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल। ब्रॉड ऑन कितना है? 9 लाख पूरा। अब यहां से आपको ये 9 लाख कहां से मिल सकता है? पिछली वर्किंग से मिल सकता है, लेजर के ब्रॉड ऑन से मिल सकता है। आप लेजर से ब्रॉड ऑन पिक कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं ब्रॉड ऑन कितना है, तो लेजर से ब्रॉड ऑन पिक कर सकते हैं, पिछली वर्किंग से ब्रॉड ऑन पिक कर सकते हैं। 9 लाख आपके पास ब्रॉड ऑन है, माइनस डिस्पोजल 2,40,000। कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस होती है, मल्टीप्लाइड बाय 10%। ब्रॉड ऑन माइनस डिस्पोजल कितना? 60। फिर उसके बाद डिस्पोजल एग्जैक्ट ये वैल्यू पिक करनी होती है, क्योंकि जो एसेट बेचा है हमने ये भी तो देखना है कि इस साल कितना इस्तेमाल हुआ। अलग करने का मकसद ही यही है कि हमें ये पता चल जाए कि इस साल कितनी डेप्रिसिएशन लेनी है इस पर। तो डिस्पोजल है 2,40,000। किस डेट को बेचा था? 1/10/20 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय, हाँ जी, कितना टाइम आएगा? बताओ 3 महीने। सीरत गिनो आपके 3 बन रहे हैं। अरबी आपके 3 ही है। ये 3 बना दे। 8 पूछा ये है कि इस डिस्पोजल के ऊपर कितने महीनों की डेप्रिसिएशन आनी है? चलो अब सारे लोग 3 महीने कह रहे हैं तो लिख देते हैं। हमने ये देखना है कि हमारे पास कितनी दे रहा है। 1 अक्टूबर को तो बेच दिया है इस साल, कोई दे। अब खामोश हो जाए। हम ये देखा करो कि आप फाइंड क्या कर रहे हो। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, इस साल की डेप्रिसिएशन। तो इस साल में जितने एसेट जितनी देर के लिए इस्तेमाल हुए हैं उनकी डेप्रिसिएशन लेंगे। कितना आ गया? 6,000। फिर एडिशन किस डेट को होगा? 1/1/20। अगर आपको टाइम का मसला आता है ना, तो ऊपर पूरा साल लिख दिया करें। इसको कुछ ऐसे लिख दिया करें 1/7/24 से जून 25, ताकि आपको पता चल जाए कि हम किस साल में फिर रहे हैं। हाँ जी, एडिशन कितना? 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 15,000। कितना आ गया? 87,000।
ये हमारे पास आ गई डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। क्या चीज आई है? डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। वर्किंग नंबर 3, एक और चीज भी हमें चाहिए होती है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। उसकी भी जरूरत है हमें। कभी कभी तो कोई बुक वैल्यू या कुछ ऐसा हिंट दिया होता है कि वहां से फाइंड हो जाती है, वरना हम उसकी भी एक छोटी सी वर्किंग कर लें। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल कैसे फाइंड करेंगे? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल या तो फार्मूला लगा लें या फिर वर्किंग कर लें। जिस दिन खरीदा था उस दिन से लेके जिस दिन बेचा, सारे टाइम की डेप्रिसिएशन। अगर आप कहते हो कि फार्मूले से करना है, कॉस्ट कितनी है जो बेचा? 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय कितना टाइम, खरीदने से लेकर बेचने तक टाइम काउंट कर। खरीदने से लेकर बेचने तक, ये है खरीदने की डेट, सॉरी 1121 को खरीदा है और 11024 को बेचा है। ये बन गए 2021, 22, 23, 3 साल 9 महीने। 3 साल 9 माह नहीं समझ लगे। टाइम 1121 को खरीदा है, 2021 का पूरा साल, 22 का नहीं, ईयर एंड जो मर्जी है, हमारे पास कितनी देर? चलो कर लेते 21 के 6 महीने। ये आपने कहा है तो कर लेते 21 के, ठीक है, जून तक, ठीक है, जून तक, ओके। उसके बाद जून 21 से जून 22, 1 साल। फिर जून 23 तक 1 साल। फिर जून 24 तक 1 साल और अक्टूबर तक 3 महीने। टोटल कितने हो गए? 3 साल। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन है जो हमने इस तरह लिखी है, ये आगे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बिल्कुल ऐसे करना पड़ता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में टाइम का फैक्टर जैसे मर्जी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने टोटल टाइम करना है जैसे मर्जी कर लो, बट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में बिल्कुल इसी फॉर्मेट में करेंगे कि खरीदने वाला साल, बेचने वाला साल अलग अलग करते। तो अभी आपने टोटल टाइम काउंट कर लें, जैसे मर्जी कर लें। कैलकुलेटर में भी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.75। अब चाहे 3.75 लिख दें या 3 + 9/12, ये आपके पास अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल आ जाए। बताओ जरा कितनी वैल्यू? 90,000 पूरा पूरा। अब हमारे तकरीबन वर्किंग सारी होगी। अब जो कुछ भी फाइंड करना है, चाहे आप एंट्री पास करें हो जाएगी, लेजर बनाए हो जाएंगे, एक्सट्रैक्ट बनेंगे, आगे डिस्क्लोजर्स होंगे, जो कुछ भी होगा ना, वर्किंग यही है। आगे रिक्वायरमेंट चेंज तो प्रेजेंटेशन चेंज, वर्किंग यही है। अब हम चलते हैं, पहले एंट्रीज पूरी कर ले अपनी। आज जरा पिछले साल की एंट्रीज हम पास कर चुके हैं। अगले साल की एंट्रीज में सबसे पहले हमने हर साल क्या देखना है, क्या किया है उस साल। कोई एसेट खरीदा है, बेचा है, रिपेयर करवाया है। अच्छा, अगर कोई एसेट रिपेयर करवाओगे तो एंट्री क्या पास करो? रिपेयर टू कैश, रिपेयर टू कैश। अब सबसे पहले 1/10/24 को आपने एक एसेट बेचा, ऐसा ही है ना, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल एंट्री पास करते हैं ना, डेट वाइज। पहले एसेट बेचा, बेचने की या 4 एंट्रीज हैं या कंपाउंड। यहां पर कंपाउंड एंट्री पास कर देते हैं कि साइड पे जाकर 4 एंट्रीज भी पास करते हैं। कंपाउंड एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, accumulated depreciation भी डेबिट, मशीन क्रेडिट,
और फिर जो इनका डिफरेंस आएगा ना, या गेन होगा या कैश कितना है, कितने में बेचा 150,000। अक्यूमुलेटेड डेप्थ कितनी आई 90,000। मशीन कितने किया 2 लाख। इसका मतलब है हमें ना इसके ऊपर कोई गेन हुआ है ना लॉस हुआ है। अगर गेन लॉस करवाना चाहते हो तो एसेट को एक 40 का बेच दो या एक 60 का बेच दो, तो आपका गेन या लॉस भी आ जाए। डिस्पोजल की एंट्री हो गई, उसके बाद अगली एंट्री कौन सी पास होगी, एसेट के खरीदने की। 1125 मशीन डेबिट, बैंक या कैश क्रेडिट 3 लाख से। फिर जब सारी एंट्रीज पास हो जाए तो क्या एंट्री पास करनी है 30 जून 25 ईयर एंड पे। हाँ जी, अब नजर आ रहा है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, accumulated depreciation क्रेडिट, कितनी अमाउंट से 87,000। ईयर एंड पे ये हमारे पास डेप्रिसिएशन की एंट्रीज पास हो, यानी जो 2024 यानी जुलाई 24 से लेकर जून 25 तक एसेट के बेचने की एंट्री, एसेट के खरीदने की एंट्री और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की एंट्री। ठीक हो गया। अब इसमें जो बात आपको समझ नहीं लगी वो आप साथ साथ आप पूछते जाए। फॉर्मूला जो आपने कहते हैं डेप्रिसिएशन, हाँ ये फाइनेंस का है, मैं मैनुअली वैसे करता, मैनुअल भी कर सकते हैं, बट ये फार्मूला क्या है, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम। कॉस्ट, ये फार्मूला लिख देंगे मैं, कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट मल्टीप्लाइड बाय, ये है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करने का बात। तो ये अभी इधर रहने, अभी तो सवाल काफी सारा रहता है। अब भी पहले बताया ये ओके है, इस साल की एंट्रीज ओके है। इधर लेजर बन गया था इसका जी, सॉरी नहीं, या एंट्रीज पास करनी आएंगी या लेजर बनाना आएगा या आगे एक्सट्रैक्ट बनते हैं, तो जो वर्किंग है ना वो सेम रहेगी, डेप्रिसिएशन फाइंड करने का तरीका सेम रहेगा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करने का तरीका सेम रहेगा, बट रिक्वायरमेंट चेंज होती रहेगी। अच्छा आप लोग ऐसा करो, डेप्रिसिएशन का अगला साल पूरा करते हैं, डेप्रिसिएशन का अगला साल पूरा करते हैं। वन 724 जो पिछले साल का कैरी डाउन है वो अगले साल का ब्रॉड 380। फिलहाल कॉस्ट मॉडल के अंदर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी सिर्फ दो तरह से आया करेगी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की और डिस्पोजल की। जून 24 आपने जो डेप्रिसिएशन डेबिट किया था, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट किया था। वर्किंग नंबर 2 कितनी अमाउंट आई थी 87। अगर कोई एसेट बेचा है तो उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म भी करनी है, मतलब डेबिट भी करनी है। 25 है, 25 एसेट बेचा किस दिन था 1/10/20, किस नाम से डेप्रिसिएशन एलिमिनेट होगी डिस्पोजल के नाम से, और डिस्पोजल की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई कितनी थी 90। खत्म हो गया। अब बस टोटल करके कैरी डाउन निकाल दें।
वर्किंग नंबर 3, जिसकी आपने वर्किंग की है अमाउंट फाइंड करने के लिए, उसका रेफरेंस देंगे। जिसकी आपने वर्किंग की नहीं उसका रेफरेंस तो होगा ही नहीं ना। ये अमाउंट आई कहां से, एग्जामिनर को ये तो पता चले कि 87,000 आपने लिखा है, इसकी कैलकुलेशन किधर है, तो वहां पर वो वर्किंग जाकर देखेगा और वर्किंग में से नंबरिंग की वजह से उसे पता चलेगा। कोई भी अमाउंट आप वर्क करके यहां पर लिखोगे उसका रेफरेंस वहां दोगे, इसलिए वर्किंग साफ सुथरी करना जरूरी है। ये ना हो कि रेफरेंस उसको मिल जाए आगे कुछ ना मिले। रेफरेंस देखें, अगर तो 87,000 आपकी अमाउंट बिल्कुल ठीक है तो वर्किंग का रेफरेंस ना भी दो तो काम चल जाएगा। अगर ये गलत है, मैं उसी तरह बात कर रहा हूं ना, अगर ये है गलत, अब वो गलती किसी एक स्टेप की वजह से भी हो सकती है, एडिशन की वजह से गलत हो सकता है, डिस्पोजल की वजह से गलत हो सकता है। अगर आपने वर्किंग का रेफरेंस दिया है ना, वो जाकर वर्किंग चेक करेगा और उसमें जितने 4 स्टेप में वर्किंग हुई है और एक स्टेप गलत है, 3 ठीक है, वो आपको 3 स्टेप के नंबर दे देगा और एक स्टेप के नंबर काट लेगा। अगर आपने रेफरेंस ना दिया, रेफरेंस तो है ही नहीं, फिर चारों के चारों गए। तो इसलिए रेफरेंस देना बहुत जरूरी है मार्क्स लेने के लिए, रेफरेंस चाहिए। हाँ जी, इसको क्लोज कर दो। 385 प्लस 87 कितना, 47, दोनों साइड पर सेम टोटल। जून 25 कैरी डाउन 380। अब एक लेजर है डिस्पोजल का, और डिस्पोजल का लेजर फिक्स है, आप चाहे आप एंट्री से फाइंड कर लो। 4 एंट्री से डिस्पोजल का लेजर बनता है, सिंगल एंट्री से नहीं बनता। वो 4 एंट्री सोचते जाओ या पास करके फिर उसका लेजर बना लो, या डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूं कुछ चीजें फिक्स हैं। डिस्पोजल अकाउंट, इसको प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल भी बोलते हैं। प्रॉफिट या लॉस ऑन, चीजें फिक्स चेक कर ले। डेट, डेट पर्टिकुलर, और किस डेट को बेचा था जी, 1/10/20। कुछ चीजें जो फिक्स है वो मैं पहले लिखवा देता हूं। मशीन या कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कैश, ये 3 चीजें फिक्स हैं। अब जो इसका डिफरेंस होगा ना, वो कैरी डाउन नहीं लिखेंगे, या गेन लिखेंगे या लॉस। और आपको मैं एक ही नाम बता देता हूं, आप एसपीएल लिख दिया करो, चाहे गेन हो चाहे लॉस हो, एसपीएल आप लिख सकते हो, क्योंकि उसमें लिखा होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। हाँ जी, कॉस्ट कितनी है इसकी, 2 लाख। कॉस्ट कितनी है, 2 लाख। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी थी, 90। बेचा कितने का था, 150,000। अगर इसका डिफरेंस होगा वो कैरी डाउन नहीं माना जाएगा, वो क्या होगा, एसपीएल, मतलब गेन या लॉस। और अगर दोनों साइड बराबर आ गई तो नो गेन नो लॉस। नो गेन नो लॉस। अच्छा, जिस बंदे का इंट्रो क्वालिफाई है उससे एंट्रीज पूछते हैं, लेजर से कैसे एंट्री पास करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले शुएब, इसकी एंट्री क्या बन रही है, 240,000 की। डिस्पोजल डेबिट, मशीन क्रेडिट, क्योंकि डिस्पोजल अकाउंट है ना, तो डिस्पोजल डेबिट, मशीन क्रेडिट, और ये डिस्पोजल की फर्स्ट एंट्री भी है।
जमान ये कैश की क्या एंट्री बन रही है? कैश डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, ये थर्ड एंट्री हमने पास की थी। शाहजेब इसकी क्या एंट्री बन रही है? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट, ये सेकंड एंट्री हमने पास की थी। अब थोड़ा सा एक और चीजें जब चेक करते जाएं, अब जाग जाएं, क्योंकि ये चीजें ना लिंक्ड भी हैं, आगे काम भी आती है और इंटरेस्टिंग भी है। डबल एंट्री का कॉन्सेप्ट सारा सुनिए। जब आप डबल एंट्री पास करते हो ना, तो ये दो जगह पे चीज मिलती है आपको। और जब हम ऑडिट करते हैं ना प्रैक्टिकली, हम ऐसे ही वेरीफाई करते हैं कि जो इधर लिखा हुआ है दूसरे लेजर में ये सेम अमाउंट ऐसे ही लिखी हुई है या नहीं। अगर अमाउंट चेंज है तो हमें पता चल जाता है कोई गड़बड़ है। देखिए आपने इसकी क्या एंट्री पास की थी? अभी अभी क्या एंट्री पास की थी? आपने कहा डिस्पोजल डेबिट मशीन क्रेडिट टू, ये डिस्पोजल के लेजर में डेबिट साइड पर मिलेगा, मशीन के लेजर में क्रेडिट साइड पर मिलेगा। और कभी कभी ऐसा होगा एक लेजर में अमाउंट गिवन होगी, दूसरे लेजर में मिसिंग होगी, तो हम इस तरह से ट्रेस कर लेंगे। अब ये देखिए 240 मशीन के नाम से डिस्पोजल में, और मशीन के लेजर में डिस्पोजल के नाम से क्रेडिट साइड पर। एक ही चीज है, एक ही एंट्री दो जगह पर गई हुई है। कभी एक जगह पर मिस हो जाए तो हम दूसरे लेजर से ट्रेस करके फाइंड कर लें। अब दूसरी एंट्री देख लें, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली एंट्री। क्या एंट्री पास किया आपने? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू। इसका मतलब है यहां पर ये डिस्पोजल के लेजर में अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से क्रेडिट हो रहा है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर में डिस्पोजल के नाम से डेबिट साइड पर यही चीज होगी। जाकर देख ले अपने लेजर में। तो हर ट्रांजैक्शन किसी न किसी दो जगह पर मिलती है। अब आप कहेंगे सर ये ट्रांजैक्शन बताएं कहां पर हमें नजर आ रही होगी? ये बैंक अकाउंट अगर बनाते तो वहां पर नजर आ रही होती, बैंक के क्रेडिट साइड पर मशीन के नाम से आ रही होती, क्योंकि हमारे पैसे चले गए हैं ना, तो कैश बुक हम बना रहे होते और उसकी क्रेडिट साइड पर मशीन के नाम से लिखते। लेकिन क्योंकि वो लेजर नहीं बना रहे इसलिए वो नजर नहीं आ रहे। ठीक होगी बात? अब एक तो हमें मशीन अकाउंट का लेजर बनाया, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर बनाया और डिस्पोजल। अब इसको हम समराइज करके आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कुछ दिनों के लिए हमारे पास किसी भी एसेट का अगर हम लेजर बनाएंगे, सबसे पहले ब्रॉड डाउन, एडिशन होगा तो डेबिट, डिस्पोजल होगा तो क्रेडिट, और एंड पे फिर कैरी डाउन। ये है हमारे नॉन करंट एसेट का लेजर। जो पहले से पड़े हुए हैं ब्रॉड डाउन, खरीदेंगे तो डेबिट, बेचेंगे तो क्रेडिट, अपनी ओरिजिनल कॉस्ट से। इसलिए इसको कॉस्ट अकाउंट भी बोलते हैं। ओके होगी बात? उसके बाद आपने सीखा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर। ये इंटरकनेक्टेड है, ये तो आपको पता ही है ना। जर्नल एंट्रीज हो जाए, लेजर्स हो जाए, एक ही चीज है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन क्रेडिट साइड पर आता है अगर है तो। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, और अगर कोई एसेट बेच दिया उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। यहां पर भी डिस्पोजल नजर आ रहा है, यहां पर भी डिस्पोजल नजर आ रहा है। क्या ये दोनों सेम अमाउंट है? ये है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और ये है पीपीई। ये जो लफ्ज डिस्पोजल लिखा हुआ है ये तो रेफरेंस है। यहां पर जो एसेट बेचा उसकी कॉस्ट है, यहां पर जो एसेट बेचा उसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है।
जब आपको इन चीजों का पता होगा ना कौन सी चीज कहां पे होती है, या जो चीज यहां पर पड़ी हुई है ये है कौन सी चीज, अकाउंटिंग यही है। क्योंकि इंफॉर्मेशन गिवन होती है, पता नहीं होता। अगर ये पता चल जाए तो काम आसान होता है, बाद में तो सिंपल ये है कि उसको सही करके लिखना है बस। डिस्पोजल का लेजर में भी फिक्स चीजें हैं। तीन चीजें फिक्स हैं। यहां पर क्या लिखते हैं, कॉस्ट या पीपीई। यहां पर लिखेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां पर लिखेंगे कैश। फिर ये दोनों तीनों का जो फर्क आएगा, इस साइड पर फर्क आएगा तो एसपीएल के नाम से, और इस साइड पर फर्क आएगा तो एसपीएल। अब वैसे सादा सी बात बताओ, ये एसपीएल डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है? डेबिट हो रहा है तो फिर ये लॉस है, क्योंकि इसकी एंट्री पास हो रही होगी एसपीएल डेबिट डिस्पोजल क्रेडिट। तो अगर ये डेबिट हो रहा है तो ये लॉस है, और ये वाला एसपीएल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि डिस्पोजल टू एसपीएल है, तो ये क्या होगा, गेन। तो ये हमारी जो बेसिक लेवल की चीजें हैं वो खत्म हो गई। लेजर्स कैसे बनाना है, जर्नल एंट्रीज कैसे पास करनी है, अमाउंट तो सवाल के हिसाब से बनती है, आगे अमाउंट्स लिखनी है, वैल्यूज यही आएगी, फ्रेम यही बनेगा, हर सवाल चेंज होगा जैसे जैसे हर चीज सवाल की वर्किंग करके वैल्यू पुट किया करें। अब ये तो एक सवाल हमने किया, अच्छा वो भी बता दो। अच्छा क्वेश्चन ये है कि नेट बुक वैल्यू किसे कहते हैं, नेट बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये भी बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है, जब आप लोगों को समझ लग जाएगी आपको ऐसे लगेगा ये बच्चों वाला काम। और सच में अकाउंटिंग में सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से, लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से बंदे को अकाउंटिंग मुश्किल लगती है। थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप कर लो, चीजें सीखने की कोशिश करो, आपको ऐसे लगेगा कि ये सबसे आसान काम है। ना इसमें कोई चीज याद करनी पड़ेगी आपको, ना रट्टे लगाने पड़ेंगे, ना लिख लिख कर याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जितने मर्जी आप फन्ने खां बन जाए, याद तो करना ही पड़ता है। बट इसका एक दफा समझ लें, तकरीबन आधे से ज्यादा सब्जेक्ट अकाउंटिंग के, फिर जिंदगी आसान हो जाती। अब देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट है नेट बुक वैल्यू किसे कहते हैं, ग्रॉस जो कैरिंग अमाउंट होती है वो कॉस्ट होती है, नेट कैरिंग अमाउंट या कैरिंग अमाउंट एक ही बात है। अगर कैरिंग अमाउंट साइलेंट हो ना तो नेट कैरिंग अमाउंट होती है। फार्मूला होता है कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पहले बिल्कुल सादा सी बात बताता हूं, मैंने 100 रुपए का एसेट खरीदा था, 10 का डेप्रिशिएट हो गया तो कितने का बच गया, दैट इज नेट कैरिंग अमाउंट। मैंने उसको 2 साल इस्तेमाल कर लिया, 100 का था 2 साल के लिए इस्तेमाल कर लिया, पिछले साल भी 10 की डेप्रिसिएशन थी, इस साल भी, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई 20, तो कितने का बच गया 80 का। यही कैरिंग अमाउंट होती है। अब कैरिंग अमाउंट क्या हर साल के एंड पे पूछी जाती है, तो मोस्टली ऐसे होता है, बट कैरिंग अमाउंट किसी भी डेट की हो सकती है। आप साल के शुरू की कैरिंग अमाउंट फाइंड कर सकते हो, मतलब जिस दिन आपने कैरिंग अमाउंट फाइंड करनी है, कॉस्ट माइनस तब तक डेप्रिसिएशन। नेट कैरिंग अमाउंट क्या है, असल कीमत माइनस जितना इस्तेमाल हो गया। अब आप डेप्रिसिएशन नेट बुक वैल्यू फाइंड करना चाहते हो, मैं सबसे पहले पूछूंगा बताओ किस दिन चाहिए। आपने कहा 30 जून 2024, मैं 30 जून 24 की कॉस्ट लूंगा, 30 जून 24 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लूंगा। अगर मैं चाहता हूं मुझे जल्दी चीज मिले, लेजर से जाकर दोनों के कैरी ऑन पिक कर लूंगा। अपने अपने लेजर में जाओ जरा, सारे लोग जो आपने इस क्वेश्चन के लेजर्स बनाए हैं,
पहले जाओ कॉस्ट का लेजर और देखो 30 जून 24 को आपको कैरिड ऑन में कुछ नजर आएगा 9 लाख, ये कॉस्ट है। लेजर किसका है? कॉस्ट का। फिर आप अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में सेम डेट को अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देख लो, तो 9 लाख माइनस 3,85,000 हमारी नेट बुक वैल्यू आ गई। आप चाहते हो हमें 1724 को चाहिए, 1723 सॉरी 1723, तो 1723 7 लाख और सेम 1723 3,10,000 माइनस कर दो, क्योंकि फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस कॉस्ट के लेजर से कॉस्ट मिल जाएगी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मिल जाएगी। दोनों को आपस में माइनस करें, जिस दिन की बुक वैल्यू चाहिए उस दिन की बुक वैल्यू मिल जाएगी। आप कहते हो जून 25 की चाहिए, जून 25 को 9,60,000 और 380 माइनस करें, नेट बुक वैल्यू आ गई। ये तो है आप लेजर से फाइंड करोगे। आप कहते हो नहीं डायरेक्ट हमें लेजर ना बनाने पड़े, अगर वो पूछ ले। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी कोई सवाल पूछे ना IAS 16 का, अगर आपको लगता है किसी चीज में आपको परेशानी आ रही है उसके लेजर बना दो। वर्किंग में ना रफ टाइप जल्दी से लेजर बना दो, वहां से आपको सब कुछ मिल जाए, यहां तक कि एंट्रीज में इसको देखकर पास की जा सकती है। पहले ये नेट कैरिंग अमाउंट आ गई, सब जिस साल की मर्जी चाहिए, जून 25 को चाहिए, जून 24 को चाहिए, 1724 को चाहिए, 1723 को चाहिए, सब यहां से मिल जाएगी। कॉस्ट के लेजर से कॉस्ट, कह रहे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के लेजर से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आप कहते नहीं सर हमने वर्किंग से फाइंड करनी है। वर्किंग का तरीकाकार क्या होगा? पिछले साल इनको प्लस करेंगे 9 लाख, डन हो गया। और जून 24 9 लाख ही है ना, कॉस्ट उधर लेजर से भी कंपेयर करते जाओ। ये 75,000 जो डेप्रिसिएशन है ये अब की है या अक्यूमुलेटेड है? पहले कितनी पड़ी हुई है? ये हो गया 385, वही वैल्यूज आ गई दोनों, 9 लाख और 385,000। अब अगले साल जब जाएंगे ना, ये थोड़ा ट्रिकी होगा। 9 लाख माइनस 2,40,000 प्लस 3 लाख, भला क्यों? वो भाई जो बेचा है वो निकल जाएगा। 9 लाख में से 2,40,000 माइनस कर देंगे और 3 लाख ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 9,60,000। 9 लाख। अब इंतहाई इंटरेस्टिंग बात सुने, अब मुझे चाहिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। 87,000 कब तक की है? ये साल की है। उससे पहले कितनी पड़ी हुई है? 385। बट एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है यहां पे, जब मैं करूंगा ना 385 प्लस 87 तो माइनस करूंगा 90। और जो एसेट मैंने माइनस कर दिया उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी रिमूव कर दूंगा। याद रखें जो एसेट मैंने बेचा उसको मैंने 240 माइनस कर दिया था ना, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी मुझे माइनस करनी पड़ेगी। अब देख लेना वही 358 जो आ रहा है वही आएगा। वो जो लेजर में कितनी वैल्यू आ रही थी? 382, तो ये भी देख लें 382 ही आएगी। 385 प्लस 87 माइनस 90 करके देख लें, 380 तो 9,60,000 380। तो इसका सबसे आसान तरीका, ये तो अभी तो पहला दिन है, दूसरा दिन है, ये तो वैसे आप लोगों के फिंगर टिप पे चीजें आ जाएगी, इसकी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ परेशानी क्या है, आपने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर सीखे बस, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल सीखे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपको फार्मूले इतने सिखा देने हैं कि आपके कैलकुलेटर पे वैल्यूज आना शुरू हो जाए। अभी क्योंकि थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि ऐसा ना हो कि आपको अच्छा ये था FAR, थोड़ा सा हम इसको रिस्पेक्ट देंगे और फिर इसके बाद ऐसा ऐसा इसमें चीजें ऐड करना शुरू करते हैं। वो अब शुरू हो गया। आपको ये देखे एक ही सवाल है ये
तो काम तो शुरू हो गया है, बस ये है कि परेशान नहीं होना। किसी भी लेवल पे ना जाके आपके कोई भी सब्जेक्ट है ना, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के बारे में मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे खुद मौत लगते थे। न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के बारे में दो चीजें ध्यान में रखनी, डरना नहीं है और हर हाल में बगैर सॉल्यूशन देखे क्वेश्चन कंप्लीट करना है, आपका पेपर फेल नहीं होगा। अभी जब भी आपको सवाल कोई मिले, बुक से मिले, पास पेपर से मिलेगा, कभी मैं वैसे असाइनमेंट दूंगा, आपका एक ही टारगेट है, क्वेश्चन आपने 100% कंप्लीट करना है विदाउट सॉल्यूशन। और दूसरा, जितना मर्जी टफ से टफ काम आ जाए, आपने डरना नहीं है क्योंकि इसकी लाइफ बड़ी छोटी है। किसी भी मुश्किल टॉपिक की लाइफ 4 दिन है, 5वें दिन वो आपको बहुत अच्छा समझ लग जाएगा। लेकिन ये नहीं कि आप कहेंगे चलो 5वें दिन ही पढ़ेंगे, वो पिछले 4 दिन कोशिश करो, 5वें दिन हर हाल में समझ लग जाए। इससे ज्यादा इसकी लाइफ है ही नहीं। बस एक बात कोशिश करें, अपनी जिस्म से 100% सुस्ती निकाल, और उसके निकालने का सबसे अच्छा तरीका है बाकायदगी से नमाज पढ़ना। अगर आप अपनी नमाज को बिल्कुल बाकायदगी से मतलब यह तो कि नमाज पढ़ी जाती है एक असल टाइम पे पढ़ी जाती है, कोशिश किया करें कि अच्छे टाइम में नमाज पढ़े, अव्वलीन टाइम में नमाज पढ़े। उसका आपको यह फायदा होगा कि आपके सारे काम ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगे। ये बड़ा खूबसूरत निजाम है अल्लाह ताला का, आप करके देख ले। आपको ऐसा लग रहा होगा कभी कभी, एज अ ह्यूमन है ना हम, तो थोड़ा सा लालची दिमाग है हमारा कि थोड़ा टाइम ना वेस्ट हो, तो ऐसा वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, ये टाइम वेस्ट नहीं होता। अब देखिए, आपको एक टॉपिक है, वो आपने 2 घंटे लगाकर याद कर रहे हो, और अगर आप नमाज पढ़ के आते हो, आपके 20 मिनट नमाज पे लग जाएं और 1 घंटे में अगर ये अल्लाह आपको याद करवा दे, तो फायदा कहां हुआ? आप ये 20 मिनट बचाने के चक्करों में 2 घंटे में टॉपिक तैयार कर रहे, और अगर ये 20 मिनट अल्लाह को दे देंगे और अल्लाह आपको ये 1 घंटे में याद करवा दे, तो फायदा कहां हुआ? बड़ी खूबसूरत बात। अल्लाह ताला ना इंसान को, जहरी सी बात है, हम बनाए हुए ही अल्लाह के हैं, तो पता था जो इंटरेस्ट की बात थी, सूद की बात और ज़कात की बात, सदका की बात, जब ज़कात और सदके की बात आती है ना, तो अल्लाह फरमाते हैं, आपको लगता है ये आपका माल कम हो रहा है, नहीं, ये आपका माल नहीं कम हो रहा, इसमें अल्लाह ने बरकत डालनी है। अब वो मैंने देखा कि बरकत कैसे होती है। अब थोड़ा सा इमेजिन करें कि अगर हम सपोज दैट एक 100 रुपए का सदका करते हैं और अल्लाह हमारे से एक बीमारी दूर कर देता है। अब बीमारी की हालत में डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाइयां अजीब से खाएंगे और 3-4 दिन वैसे ही बीमार रहे, और अल्लाह उस एक सदके की खातिर ये बीमारी या कोई बला या कोई मुसीबत टाल दे, तो फायदा तो हुआ ना। तो हम एज अ ह्यूमन बीइंग कोशिश करते हैं कि हम समझदार हैं। तो मैं तो समझता हूं कि इंसान कुछ भी नहीं है, जीरो है, कुछ भी नहीं है। मैं बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, मैं सबसे ज्यादा जब देखता हूं तो मेरी वालदा है। मेरी वालदा अपनी फैमिली की सबसे टॉप लेडी समझी जाती थी। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, सीढ़ियों से गिरे, दिमाग पे चोट लगी, और आज वही लोग उनको सीरियस नहीं लेते। जाहिर सी बात है, दिमाग पे चोट लगी, उनका वो लेवल नहीं रहा। अब वो जो उस लेवल के लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो समझते हैं नहीं, अब ये वो बात नहीं रही। वो खातून जिसके होने या ना होने से फैसले डिसाइड होते थे, और आज कोई सीरियस नहीं। वजह क्या थी? एक छोटा सा एक्सीडेंट। तो इंसान की कोई औकात नहीं, हमारी सेहत, हम खुद कुछ भी नहीं। बस एक अल्लाह ताला से रिश्ता कायम रखो, किसी बंदे का बुरा ना चाहो, ना करो। कोई आपको लाख बुरा करे, अपने अंदर से ईगो निकाल। कोई रिश्तेदार है, कोई कुछ है, आपको बुरा समझता है, अच्छा समझता है, खत्म, ठीक, उसके बारे में कभी गलत ना सोचो। फिर देखना अल्लाह ताला आपके लिए भी बहुत आसानियां पैदा करे।
उसकी पहली आसानी में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं। अच्छा, क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट से दे देता हूं। पहले आपने घर जाकर भेज देता हूं। सबसे पहले आपने करना यह है, यही क्वेश्चन दोबारा करना है, ठीक है। उसके बाद आपने एक या दो सवाल प्रैक्टिस कर लेने हैं। अच्छा, मैं आपको असाइनमेंट दिखा देता हूं ना, ताकि आपको परेशानी ना हो। ये लिखा होगा चैप्टर नंबर 1 IAS 16। ये पूरी असाइनमेंट मैं आपको भेज दूंगा, ये आपने बस अपने पास रख लेनी है, कभी कभी देख लेना। क्योंकि अगर आप इसके पेज देखोगे तो शायद परेशान हो जाओगे। 65 पेजेस की असाइनमेंट है ये, लेकिन इसमें थियरी है, क्वेश्चंस हैं, सारी चीजें ही हैं। ये सिर्फ IAS 16 की है। अच्छा, पेपर पास होना या ना होना उसको छोड़ दो, वैसे हम इंजॉय करते हैं अकाउंटिंग। पेपर बाद में देखी जाएगी। बाकी सब्जेक्ट मैं पढ़ा दूं, मुझे खुद नहीं आते वो सब्जेक्ट। अब ना डरा रहे हैं बच्चों खटक रहा है ना, अभी तो फायरिंग होगी, खटके तोपे चलेगी। भाई सारे टेंशन। अच्छा, आपने क्वेश्चन देखे जरा, पेज नंबर 29, पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 10। बस एक अभी ये से खरीदने वाला है, आप एक साथ बेचने वाला भी साथ कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 12 कर लेना, वो पिछला ना करें। एक जो क्वेश्चन हमने क्लास में किया वही दोबारा करना है पहले, फिर ये क्वेश्चन 12 करोगे तो ये आपका काम हो जाएगा आसान। ठीक होगी बात।